प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हर शुक्रवार हम किसी ऐसे व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर बातचीत करते हैं जो इन दोनों सुर्खियों में होता है। इसी क्रम में आज आप हमारी स्क्रीन के देख के ही समझ गए कि हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव का दौर चल रहा है। यूं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, इसके बावजूद भी दिल्ली का पूरा चुनाव अगर किसी पर केंद्रित है तो वो अरविंद केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल का कोई बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास नहीं है, लेकिन देश की सियासत की बात करें तो पिछला एक दशक केवल दो राजनेताओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, जिनकी सफलता लोगों को अचंभित करती है और शोध करने के लिए बाध्य करती है। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपना सार्वजनिक जीवन एक टेक्नोक्रेट के तौर पर शुरू किया, फिर ब्यूरोक्रेट से सोशल वर्कर से एक्टिविस्ट के बाद में पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने यहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, दमदार तरीके से दर्ज कराई। एक ऐसा शख्स जो लगातार झंझावतों के साथ जूझता रहा, अपने कहे पर टिका भी रहा और अपने कहे से पलटता भी रहा, पर इसके बावजूद भी सफलता के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहा। यह अपने आप में करिश्मा ही है कि जब भारतीय जनता पार्टी तब देश की राजधानी दिल्ली में उस रथ को लगातार 3 बार थामने का काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। क्या है इस शख्स में ऐसा जिसके चलते बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के निकला यह शख्स राजनीति का केंद्र बिंदु बनने में सफल हो गया? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि इस शख्स का अतीत जिस तरीके से अचंभित करता है, भविष्य को लेकर भी कोई उम्मीद जागती है। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को समझने बूझने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले देखिए वो खास रिपोर्ट जो अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान में रखकर हमारे साथी अजय जी के द्वारा तैयार की गई है। देखिए उस रिपोर्ट का पहला भाग। पलट देते हैं हम मौजे हवादीस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेट से सोशल वर्कर तथा सोशल वर्कर से पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन से चीफ मिनिस्टर बने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर बहुत मुफीद बैठती है। केजरीवाल के करिश्मे का लिटमस टेस्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी मंडी में 16 अगस्त 1968 को अग्रवाल परिवार में गोविंद राम और गीता देवी के घर अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। आईआईटी खड़गपुर के मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर अरविंद पढ़ाई पूरी कर टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। इस बीच 1992 में भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुन लिए गए। उनसे एक बैच जूनियर 1993 बैच की आईआरएस अफसर सुनीता से उनकी मुलाकात दोस्ती, प्यार और दाम्पत्य में बदली। अरविंद को लगता था कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी तंत्र में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी तो बहुतों को रास नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने 2000 में नौकरी से ब्रेक लिया। इसी कड़ी में सूचना का अधिकार कानून हर क्षेत्र में लागू करने की लड़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। फिर वे इनकम टैक्स कमिश्नर जैसी ग्लैमरस नौकरी छोड़कर जन आंदोलन के लिए काम करने लगे। केजरीवाल को देशव्यापी ख्याति अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से मिली। केजरीवाल की अगुवाई में आंदोलनकारियों के एक समूह ने सियासत में कदम रखा। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। इसी के साथ वे कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हुए। कुछ दिनों बाद ही 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ गए। कुछ ही महीनों पहले बनी पार्टी ने 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंका। 15 साल की सीएम को अरविंद केजरीवाल ने 25,000 वोटों से हरा दिया।
आपको 28 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रही। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई। कांग्रेस के समर्थन से कुछ महीने पहले बनी पार्टी दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गई। अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बन गए। लोकपाल बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने आप का साथ छोड़ दिया। इसके चलते सीएम के रूप में केजरीवाल की पहली पारी सिर्फ 49 दिनों में समाप्त हो गई। स्पेशल डेस्क INS 24/7। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के मैदान में कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जननायक बनकर रखा। लेकिन एक दशक के भीतर ही अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने विपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो लगातार आक्रामक रहा करते थे, इस चुनाव में डिफेंसिव मुद्रा में दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने एक समय पर बताया था कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहा है, आज विपक्ष और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु उभारते हुए बता रही है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस कदर भ्रष्टाचार किया है। जिस कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल तत्कालीन यूपीए सरकार को और शीला दीक्षित की दिल्ली की सरकार को घेरा करते थे, आज वही कैग की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए सवाल बनकर सामने खड़ी है। क्या कुछ ऐसा बदल गया, इस पर ही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प शख्सियत में केंद्रीय चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। जिस आम आदमी पार्टी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, उसके सुप्रीमो के संदर्भ में उनकी ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ। जिस भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी ओर से अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, जिस कांग्रेस को शून्य पर ला दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसके प्रवक्ता हैं चंद्रमोहन जी। और इन सबके बीच तटस्थ राय देने के लिए, बेबाक बात कहने के लिए प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम प्रेम कुमार जी से करेंगे। प्रेम कुमार जी, जानना यह है कि एक दशक पहले जो शख्स नायक के तौर पर राजनीति के मैदान में आया और कुछ ही समय में अपने आप को महानायक के तौर पर प्रस्तुत कर गया, 10 साल में ही क्या वो खलनायक के रूप में तब्दील हो गया है? और एक शख्स इतने ही कम समय में नायक, महानायक और खलनायक तीनों भूमिका कैसे निभा ले रहा है? थोड़ा आप अरविंद केजरीवाल की शख्सियत पर रोशनी देंगे? जी शुक्रिया द्विवेदी जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भारतीय राजनीति में उदय होना एक बड़ी घटना के तौर पर देखा गया था, क्योंकि ये पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इससे पहले बहुत जल्दी में अगर हम देखें तो कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ में इमरजेंसी के बाद के दौर में छोटे छोटे दलों ने कई पार्टियां और कई प्रयोग किए। फिर एक दौर आया जब गठबंधन का दौर शुरू हुआ, वो सब भी आया। इसके बाद एक आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पृष्ठभूमि में आई और उसमें नायक के तौर पर निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल सामने आए। और बाद के चुनावों ने भी अभी तक कम से कम उनके नायकत्व को जनता ने चुनौती नहीं दी है। वो इस चुनाव में साबित होगा कि जो बात कही जा रही कि उनका चेहरा खलनायक के रूप में स्थापित हुआ है, जो उन पर आरोप लगे हैं, उस पर ये चुनाव, ये जनता क्या कहती है, उस पर बहुत कुछ दिखेगा, निर्भर करता है। लेकिन एक बात जब उनके खलनायकत्व की बात आती है तो ये कहना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बात उन पर आरोप हैं, वो आरोप अपनी उनकी ओर से जो सफाई है, वो ये जरूर कहते हैं कि उनके पास से एक नया पैसा नहीं मिला है, उनके नेताओं के घर से एक नया पैसा नहीं मिला है किसी भी जांच में। लेकिन इतने ही दमखम से वो ये नहीं कहते कि हमने एक नया पैसा रिश्वत नहीं ली है या एक नया पैसा राजस्व घोटाले में गड़बड़ नहीं हुआ है। इसमें जो बारीकी है, क्या पैसे लिए गए पर्सनल लाभ के लिए नहीं लिए गए, उनको चुनाव में खर्च किया गया, ये एक ग्रे एरिया है जहां पर आम आदमी पार्टी चुप रह जाती है। और थोड़ा और अतीत पे जाना चाहता हूं। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन है, लोग बड़े बड़े राजनीतिक परिवार से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं तो एक अदद विधायक बनने के लिए तरस जाते हैं, सांसद बनने के लिए तरस जाते हैं, मंत्री बन भी जाते हैं तो मंत्री नहीं रह पाते हैं। यह आपके लिए कितना अचंभे का विषय है
कि एक ऐसा शख्स जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी नहीं और राजनीतिक दल भी नहीं था, वो शख्स एक राजनीतिक दल भी बना लेता है और राजनीतिक दल को सफल भी कर लेता है। इसको आपने किस रूप में देखा, ये कैसे हो पाया? मुझे देखिए इसका एकदम एंटी क्लाइमेक्स मैं कह रहा हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वाकई वो निर्दोष हैं तो एक व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, अफसरी छोड़ करके एनजीओ का काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, राजनीति में आता है और उसकी परिणति यही होगी कि वो जेल जाएगा। ये हमारे मन में चौंकाने वाली बात थी। कोई क्यों राजनीति में आएगा, ऐसा सवाल उठा और निश्चित रूप से ये सवाल उसके उत्तर में है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को निर्दोष साबित करें। भाई उनके विरोध में तो इल्जाम लगे हैं, वो इल्जाम लगाने वाले तो अपने अलग हैं, उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन इनका इनोसेंट होना भारतीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। इनोसेंट प्रूव होना, अगर नहीं प्रूव होते हैं तो आशाएं टूटती हैं और निश्चित रूप से जो बहुत बड़े नायक हैं वो फिर खलनायक के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। ये डर हमें निश्चित रूप से सताता है। तो ये प्रेम कुमार जी को डर सताता है। नायक से महानायक बने शख्स को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने में जो दल सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अवधेश उपाध्याय से जानने का विषय यह है कि इतने सारे चेहरे दिल्ली की राजनीति में रहे, देश की राजनीति में रहे, पर क्या वजह रही अवधेश उपाध्याय जी कि या तो आपकी पसंद राहुल गांधी रहते हैं या अरविंद केजरीवाल रहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की ऐसी शख्सियत में है कि दुनिया भर के नेताओं को छोड़ आपको अरविंद केजरीवाल इतने महत्वपूर्ण, इतने कद्दावर, इतने क्षमतावान लगते हैं कि मोदी जी से लेकर अदना पार्षद तक अगर किसी के लिए बोलता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल होता है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए हिमांशु, मैं बताऊं आपको, केजरीवाल जी जब दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से, कांग्रेस की तानाशाही से जब परेशान हुई थी, तब जाके दिल्ली की जनता को बदलाव की जरूरत थी, परिवर्तन की जरूरत थी। दिल्ली की जनता चाहती थी कि कोई ऐसा नेता आए कम से कम दिल्ली का उद्धार कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, क्योंकि कांग्रेस का भी जो शासन रहा आपने देखा दिल्ली में इस तरह से घोटाले किए गए। आपको याद होगा CWG का जो घोटाला था, उसमें एक जो टॉयलेट पेपर था जो 100 रुपए की कीमत था वो 4-4 हजार रुपए में खरीदा गया था। इस तरह से निर्भया कांड हुआ था कांग्रेस शासन में। तो उस समय दिल्ली की जनता को ये लग रहा था, जब केजरीवाल जी की अब सत्ता में आने वाले थे, इन्होंने आंदोलन किया था अन्ना जी के साथ, हो सकता है ये नया व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IITN है, हो सकता है कि अच्छा काम करेगा, हो सकता है भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिल्ली को एक सुंदर राजधानी बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली को क्या मिला? केजरीवाल जी के आने के बाद दिल्ली में मिला भ्रष्टाचार, दिल्ली को मिला घोटाले, दिल्ली को मिली टूटी सड़कें, जहां पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है। मैं थोड़ा रोकता हूं अवधेश जी आपको। दिल्ली सरकार का काम कैसा, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं। मेरा जानने का विषय आपसे यह है अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी है, एक से एक कद्दावर नेता है, ना कांग्रेस के पास भी नेताओं की कमी है। संगठन की दृष्टि से भी दोनों ही दलों के पास ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल नाम का एक शख्स इतनी बड़ी जगह कैसे ले गया? आप समझ पाए क्या है अरविंद केजरीवाल में? अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेलते हैं जिसके चलते वो एक अनजान मैदान पर भी आपको इतने सफल होते हुए दिखाई दिए? इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या खेल खेला उन्होंने? देखिए कोई खेला नहीं खेला उन्होंने जी, उन्होंने कोई खेला नहीं खेला, उन्होंने केवल झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला खेला खेला जी, झूठ बोलने का काम किया जनता के साथ जी। अब देखिए मैं बताऊं आपको उसका उदाहरण। अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो क्या क्या वायदे थे इनके कि हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। भाई दिल्ली की जनता को बदलाव की जरूरत थी, उस समय परिवर्तन की जरूरत थी, इसलिए दिल्ली ने इनको चुना कि हो सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे काम करेगा, दिल्ली का युवा जो है, दिल्ली की महिलाएं हैं उनको सुरक्षा देंगे, दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली के बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। ये सब विचार करके दिल्ली की जनता ने इनको चुना। उसके बाद क्या हुआ? जो वादे किए वो वादे उसमें से कोई भी पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद आप देखिए 2020 में फिर इनको चुना, दोबारा मौका दिया दिल्ली की जनता ने। तो हो सकता है एक बार गलती हो जाती है व्यक्ति से तो दोबारा मौका देना चाहिए,
लेकिन दोबारा भी मौका दिया, दोबारा भी जो वायदे किए थे केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के साथ, वो ये पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, झूठ बोलकर ज्यादा दिन तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। जनता जागरूक हो चुकी है, अच्छी तरह से जानती है कौन उनका विकास करना चाहता है और कौन झूठ बोलकर राजनीति करना चाहता है। अब ये मेरी दुविधा को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल कोई मंजे हुए राजनीतिज्ञ नहीं थे, कई दशकों से राजनीति नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने झूठ भी बोला, झूठे वायदे भी आपके अनुसार किए, तो कई दल करते हैं, लोग एतबार नहीं करते। ये अरविंद केजरीवाल की बात पर लोग एतबार क्यों कर गए, समझने की बात है ना आपके लिए। एक दूसरा, कुछ चीजें तो प्रमाणित हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कही और उनसे बिल्कुल पलट गए, इसलिए उनको कोई पलटीवाल भी बोलता है, कोई फर्जीवाल भी बोलता है। अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं जाऊंगा, पर हमने देखा वो राजनीति में चले गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, लेकिन हमने बंगले के संदर्भ में इस चुनाव में तो शीश महल कोई मुद्दा बना हुआ देख रहे हैं। आपने ये भी देखा, उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी भी चलते हुए हम लोग देखते हैं। तो आपसे जानना यह है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपनी बात पर कायम भी नहीं रह रहा, इसके बावजूद भी वो इतिहास रच रहा है। एक बार जब वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो 28 सीटें लाते हैं, दूसरी बार लड़ते हैं 67 सीटें लाते हैं 70 में, तीसरी बार लड़ते हैं तो 62 सीटें लाते हैं। और 67 और 62 सीटें कब आई? तब आई जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज मौजूद थे, भाजपा जैसा संगठन मौजूद था। तो अवधेश उपाध्याय जी क्या समझ पाए कि अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में ऐसा है क्या कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये रिजल्ट आ जाता है? इस पर थोड़ा बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ हिमांशु, शख्सियत में कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को जो परिवर्तन चाहिए था, उनको लगा कि IITian है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा अधिकारी है, अच्छे पद से आए हुए हैं। दूसरी बात, इनका तो है ये जो अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था, ठीक है, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, कुमार विश्वास थे और भी बहुत सारे लोग थे, उनका साथ भी इनके साथ था। दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो हो सकता है राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा दिल्ली में, दिल्ली अच्छी बनेगी, दिल्ली विकसित राजधानी बनेगी। फिर क्या हुआ दिल्ली का? जब से केजरीवाल जी सरकार में आए, आप भी देख रहे हैं भाई, पिछले 10 साल में दिल्ली में यदि कोई विकास का काम हो तो सर्वेश मिश्रा बताएंगे, ये है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उसका जवाब मैं दूंगा क्या काम किया क्या नहीं किया। कहीं ना कहीं झूठ बोलकर राजनीति में आकर केजरीवाल जी ने तो झूठ बोला है दिल्ली की जनता के साथ, वो जो है अब पूरी तरह से वो हो गया। ये अवधेशी का कहना है, पर मामला इतना सरल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 10-11 साल पहले एक राजनीतिक दल गठित किया, दिल्ली जैसी जगह पर 3-3 बार चुनाव में सफलता हासिल की, और तो और पंजाब जैसे प्रांत में एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी के हिस्से में हासिल हुई। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने 1 दशक के भीतर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में कुछ तो होगा। सर्वेश मिश्रा जी मेरे साथ में है, वो शायद बता पाए कि उनके नेता में, उनके सुप्रीमो में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना सब कुछ हो पाया। और तब भी हो पाया जब हमारे पास कई प्रमाण मौजूद है कि उन्होंने जो कहा उस पर वो टिके नहीं रहे। उनके कई साथी इस सफर के दौरान हाथ छुड़ाकर अपनी अलग अलग राह पर चले गए। सर्वेश जी थोड़ा बताएंगे। हिमांशु जी, राजनीति को बहुत लंबे समय तक तो मैंने नहीं देखा है, तो प्रेम सर उसके बारे में ज्यादा वरिष्ठ हैं और बताएंगे। उनकी आलोचनाओं का और सब चीजों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को NDTV के एक प्रोग्राम में देखा था हमने, जब तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैं बहुत छोटा था, पहली बार दिमाग में विचार आया था कि ऐसे लोग राजनीति नहीं है, सिस्टम चेंज कर सकते हैं। फिर अन्ना आंदोलन से हम लोग जुड़े, अन्ना आंदोलन में लात सुनते थे, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक वो स्कोप देखा कि कैसे देश के युवाओं को खड़ा किया जाए। उन्होंने खुद का एक सफर तय किया, खुद की एक धारणा, खुद का एक विचार बनाया, तो पूरे देश के युवाओं को एक साथ इकट्ठा किया। अब आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी ये भले ही ना मानने को तैयार हो अरविंद केजरीवाल की स्वीकारता, लेकिन इस पूरे देश की राजनीति में उनकी स्वीकारता हो चुकी है, तमाम इल्जामात के बाद, तमाम आरोपों के बाद। देखिए, राजनीति का स्तर भारत में बार बार गिरा है, हर बार गिरा है, इस बार चुनाव ठीक रहा है। हमने देखा है कि उनको AK-49 और आतंकवादी और क्या क्या लोगों ने बहुत कुछ कहा। हम लोग लंबे समय से खुद
आम आदमी पार्टी की राजनीति में है तो एक एक चीजें याद है। लेकिन मैं आज के शो में जिसमें शख्सियत बात हो रही है, मैं उन सब बिंदुओं पे बिंदुवार बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं जो आपका शो है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को लोगों ने क्यों पसंद किया। एक सिस्टम में चेंज की डिमांड थी। आरटीआई आंदोलन में अगर अरविंद केजरीवाल जी शामिल हुए तो देश को यह समझना पड़ेगा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन था, जिसे आज की सरकार ने बहुत कमजोर कर दिया, वो इस देश को, आम आदमी को बहुत ताकत देता था। और ऐसे बड़े बदलावों की वजह से ही सत्ता का जो परिवर्तन होता है, जिसे कहते हैं कि फॉर द पीपल वाली गवर्नेंस होता है, वो हो पाती है। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडस ऑपरेंडी शुरुआत से वही रहा है, जनता को सुख सुविधाएं दो, जनता के हाथ में ताकत दो। और इसी पे जब वो राजनीति में आए, लोगों को बातों ने क्लिक किया। देखिए, अब उसमें कई मजबूरियां मैं भी गिनाऊंगा, मैं बता सकता हूं जन लोकपाल इसलिए नहीं हुआ, ये चीजें ऐसी नहीं, वो चीजें ऐसी नहीं। लेकिन आपको ये देखना होगा, जिस भारत में लोग ये कह सकते थे कि सरकारी स्कूल नहीं बदल सकते हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। जिस देश में ये कहते थे नहीं स्कूल और अस्पताल पे कौन सा चुनाव हो सकता है, अरविंद केजरीवाल ने वो दिखाया कि उनकी पार्टी का हर एक प्रवक्ता और हर एक नेता कहता है मैंने स्कूल बनाए, मैंने अस्पताल बनाए। ये है राजनीति में हमने बड़े बदलाव किए। मैं 2012-13 का चुनाव के दौरान है, मुझे याद है उस समय स्वर्गीय शीला दीक्षित को याद करते हुए मैं बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट आया सरकार का, तत्कालीन सरकार का। उन्होंने कहा 24% बिजली के दाम बढ़ेंगे और दरअसल ये बिजली की कंपनियां हमारे पास नहीं है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इसको करूंगा। उन्होंने वादा सिर्फ हाफ तक किया था, लेकिन जब वो आए तो कहीं नहीं, इस मॉडल में तो हम पूरा माफ कर सकते हैं। 200 यूनिट माफ कर दिया। तो आपको ये भी अरविंद केजरीवाल का देखना पड़ेगा कि पानी फ्री का मॉडल हमने कहा था, हमने किया। हमने कहा था कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, और आज ऐसी शिक्षा देते हैं कि देश के अंदर कहीं भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सेना का कोई एक आदमी चला जाए तो डंडे की चोट पे कहता है देखो हमारा स्कूल है, देखो हम इस पे वोट मांगते हैं, देखो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बड़े परिवर्तनों को कोई राजनीति सर भाई थोड़ा रोशनी देंगे कि जब अरविंद केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक एक्टिविस्ट का चोला उतारकर राजनीतिज्ञ के तौर पर सार्वजनिक जीवन में दाखिल हुए आम आदमी पार्टी का गठन करके, तो एक उम्मीद जागी सिद्धांतों की राजनीति के संदर्भ में। आज 11 साल बाद सर्वेश मिश्रा अरविंद केजरीवाल को क्या मानते हैं? एक सिद्धांतवादी राजनीति का जनक या एक सफल राजनीतिज्ञ? दो अलग अलग भूमिकाएं हैं, एक सिद्धांत और एक सफलता। अरविंद केजरीवाल सफलता के पैमाने पर जितनी भी ऊंचाई में दिखें, क्या सर्वेश मिश्रा यह मानने के लिए तैयार है कि सिद्धांत के पैमाने पर अरविंद केजरीवाल हर मौके पर समझौता करते रहे, इसलिए उनको इतिहास के पन्नों में एक समझौता परस्त राजनीतिज्ञ के तौर पर ही याद रखा जाएगा? देखिए हिमांशु जी, निश्चित तौर पे मेरी भी उम्र कम है, लेकिन और आम आदमी पार्टी में शीर्ष नेताओं से लेकर पीछे के सभी लोगों की उम्र बहुत कम होगी। तो आप इस तरीके से कहेंगे कि बड़ा राजनीतिक अनुभव हो सकता है, शायद वो 30 साल 40 साल का नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जरूर अनुभव है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा कुछ कर पाने की क्षमता अगर आम आदमी पार्टी रखती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है। और आपने जो सवाल किया उसका एकदम स्पेसिफिक मैंने जवाब दिया है कि मैं अगर आज भी इस सवाल पे सोचता तो अरविंद केजरीवाल जी को वही देखता हूं। अगर एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में वो आए थे, अगर एक सिस्टम चेंज की बात करते थे, तो आज इस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं और अर्जुन की तरह मछली की आंख पे एकदम उनका लक्ष्य है। देखिए उनको डराया गया, पूरी पार्टी के 4 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आप समझिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं तक ईडी की रेड मारी, कई दिन तक ईडी इनकम टैक्स क्या क्या एजेंसी लगा दी, सुबह उठा के शाम तक भेजते, 5 मिनट भी सवाल नहीं करते थे पार्टी के। एक बार बताओ सर्वेश मिश्रा जी, जब आप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष की भूमिका में थे, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, तो ये दावा करते थे कि कोई भी भ्रष्टाचार का आरोपी बचेगा नहीं, आप व्हाट्सएप करो जेल में डाल दिया जाएगा, आरोप हो और जेल में डाल दो। ये अरविंद केजरीवाल की मांग रहती थी, साबित हो की बात बाद में। ऐसे आरोप है और शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा और अरुण जेटली को भी जेल भिजवाऊंगा और बाद में माफी मांग लूंगा।
आपसे जानना यह चाहता हूं कि जिस कैग की रिपोर्ट के आधार पर आप शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा करते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, आज वही कैग की रिपोर्ट अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार के संदर्भ में सवाल खड़े करती है तो आप इसे अपने साथ जाति क्यों मानते हैं? वक्त के साथ आप इतने क्यों बदल गए? तो क्या माने, अरविंद केजरीवाल के साथ में महात्मा गांधी की उम्मीदें जोड़ी थी, गलती थी? अरविंद केजरीवाल वस्तुतः एक शातिर राजनीतिज्ञ है, ना कि सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ। क्या कहते हैं सर्वेश जी? अरविंद केजरीवाल जी को मैंने वही कहा कि अगर आज के तानाशाह नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो अगर आपका निशाना मछली की आंख पे होना चाहिए और आपको बहुत ताकतवर होना पड़े। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे। पहली बात तो आपने जिस कैग की रिपोर्ट की चर्चा की, उस कैग की रिपोर्ट को हमने सभी प्रवक्ताओं से बोल दिया कि कोई वो कैग की रिपोर्ट दिखा दे, लेकिन दरअसल वो चुनाव लड़ने की एक रिपोर्ट है, इनके पास मुद्दा नहीं है क्योंकि वो रिपोर्ट आई नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए आज चुनाव भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या है। देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का स्तर यह है कि चुनाव मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय के 1 किलोमीटर पे प्रवेश वर्मा अपने घर पे बुला के पैसे बांटता है, साड़ी बांटता है, कंबल बांटता है, और वहीं पे जो डीएम कार्यालय आधे किलोमीटर दूर पे है, वहां से मतलब 5 मिनट आप पैदल चलेंगे तो पहुंच जाएगा। वो तुरंत ट्वीट करके बोलता है, मीडिया के सब चैनल दिखाते हैं महिलाएं पैसे लेके जा रही हैं, वो डीएम बोलेगा नहीं नहीं जी, यहाँ कोई पैसे नहीं बट रहे हैं, कोई साड़ियां नहीं बट रही हैं। गांव की जो प्रधानी के चुनाव का अगर स्तर घटिया होता होगा, कहते होंगे, गांव की जो प्रधानी का चुनाव होता है वो भी दिल्ली के चुनाव के स्तर से ज्यादा अच्छा हो रहा है इस समय वर्तमान में। अरविंद केजरीवाल से जब आप बात करते हैं तो आप ये भी सोचिए कि अरविंद केजरीवाल वैसे लोगों से लड़ रहा है कि जिन अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसे तानाशाह लोग हैं जो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद उनको अरविंद केजरीवाल को हराना है, लेट डाउन करना है, क्योंकि उनको पता है। तो सर्वेश जी का कहना यह है कि लड़ाई इतने जटिल कुटिल लोगों के साथ में, जिसमें साधन की शुचिता को लेकर आप अरविंद केजरीवाल से बहुत उम्मीद मत कीजिए, आप उनमें गांधी मत ढूंढिए। लगभग सर्वेश जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी है और उनसे जानने के लिए कई जिज्ञासाएं मेरे जहन में है, लेकिन अवधेश जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, तो संक्षिप्त में अवधेश जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर चंद्रमोहन जी से बात करते हैं। जी अवधेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी जी, देखिए हिमांशु जी, मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें बताई कि हमने ये किया, हमने वो किया। एक बात उन्होंने कही कि हमने फ्री पानी दिया। अरे सर्वेश मिश्रा जी, आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था कि 20,000 लीटर हर घर में फ्री पानी मिलेगा, ठीक है। हिमांशु जी आपको भी पता होगा, और भी लोग बैठे हैं, कोई पता होगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा मई जून में पानी की क्या किल्लत हुई थी दिल्ली में। 20,000 लीटर छोड़िए, 2-2 खून के लिए दिल्ली की जनता तरस गई। और मैं बताऊं आपको, फ्री पानी की बात कर रहे हैं, अभी फ्री पानी की बात चल रही है। अभी हम झुग्गियों में गए प्रवास के लिए, वहां झुग्गी वासी कैन ले जाते हैं बड़ी बड़ी, 50-50 रुपए में भरवाते हैं। कहां का फ्री बिजली की बात, पानी की बात करते हैं भाई। और ये कह रहे थे युवाओं की बात, 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी केजरीवाल जी। पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया केजरीवाल जी ने, बताएंगे सर्वेश मिश्रा जी? रोजगार देने की बात छोड़िए, रोजगार छीन लिया केजरीवाल जी ने युवाओं का, महिलाओं का रोजगार छीन लिया, महिला आयोग से निकाल के। और जो आपने देखा बदमाश लोग हटाया गया किस तरह से, यही मैं कह रहा हूं कि किसी न किसी तरह से ये झूठ बोलकर राजनीति में आए थे, और वो झूठ का जो पर्दा है अब उठ चुका है। दिल्ली की जनता इस बार इनको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सुशासन वाली सरकार दिल्ली में लाने वाली है, और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने का काम दिल्ली की जनता करेगी इस बार। कि जो तमाम स्थापित नेता है ना, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, मुख्यमंत्री, वो भी कोई बात बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जनता भरोसा नहीं कर रहे, एतबार हो नहीं रहा जनता का। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि जनता भरोसा कर बैठी, जनता ने भरोसा कर लिया। और कब कर लिया? जब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद थी, नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे, जेपी नड्डा जी भी मौजूद थे। तो आप समझ पाए कि अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में ऐसा है क्या कि नेताओं की इस भीड़ के बीच में एक नया चेहरा इतना भरोसा दिला लेता है कि दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपने नेतृत्व में जुम्मा 4 दिन पहले अस्तित्व में आई पार्टी को दिला देता है। इस पर कुछ तो कहिए आप, क्या है अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की शख्सियत मैं क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं। फर्जीवाल कहते हैं इनके कुछ लोग इनको पलटू राम कहते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। रही बात देखिए आप जीतने की, तो ये सत्ता में आए, अब ये जब पहली बार चुनाव लड़े तो किसके साथ लड़े? ये कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया, कांग्रेस का सारा वोट इनकी तरफ गया।
बीजेपी के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई। जो उनका प्रतिशत था, वोट प्रतिशत, वो बल्कि बढ़ा है बीजेपी का, कम नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ, जब भी ये चुनाव लड़े, पीछे आप देखिएगा कांग्रेस ने उनका साथ दिया। कांग्रेस जो सारा वोट था उनकी तरफ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहे हैं आप, जनता चुन रही है, जनता इसलिए चुन रही है कि जनता को पहले बदलाव भी चाहिए था, फिर इन्होंने गठबंधन भी किया, लेकिन अब जो है जनता पक चुकी है। जनता के सामने पूरा जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। आप आइए देखिए इधर कानपुर में, अंबेडकर नगर विधानसभा में आइए, देखिए कितना बुरा हाल है। सड़कें टूटी पड़ी है, पानी नहीं है, सीवर लीकेज है, सीवर पूरे भरे हुए हैं, पूरा ऊपर तक, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उपाध्याय जी के साथ दिक्कत इस बात की जा रही है कि वो दिल्ली चुनाव की छाया से इतर जाकर अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को समझने के लिए तैयार नहीं है। पर प्रेम कुमार जी यहाँ मैदान में नहीं है, चुनावी हमारे कार्यक्रम के मैदान में है, तो शायद प्रेम कुमार जी बेहतर रोशनी दे पाए। प्रेम कुमार जी, कितने अचरज की बात है ना कि एक शख्स एक दल विशेष या सरकार विशेष के खिलाफ अभियान छेड़ता है, और इस कदर अभियान छेड़ता है कि 15 साल की सत्ता को धराशायी कर देता है, और एक नई नवेली पार्टी के माध्यम से कर देता है। पर चुनाव परिणाम आने के बाद में जब सरकार बनाने की नौबत आती है, के बाद बेदखल कर दिया, वो दल उसे समर्थन देने के लिए बाध्य हो जाता है। आप इस घटनाक्रम को और अरविंद केजरीवाल को किस रूप में देखते हैं? जी जी, देखिए द्विवेदी जी, दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जो लगातार सफलता बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा पहलू जो हमें दिखता है वो ये कि बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने में अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी इस बार लग रही कि थोड़ी बहुत है, इससे पहले के चुनाव में नहीं दिखती थी। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी तैयार कर पाई, तो वो उनका रोज रोज केंद्र सरकार से जूझना, दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली के कटते अधिकारों के लिए बोलना, कानून व्यवस्था की बात करना, एलजी का शासन हम पर थोपा जा रहा है, इस तरह की बातें बोलकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा की। ये सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी लोकल लेवल पर तो लीडर भी नहीं पेश कर पाई, एक पहलू। और दूसरा जो आपने कांग्रेस की बात कही, वो कांग्रेस ने निश्चित रूप से, जब 2013 का चुनाव नतीजा देखेंगे, 3 हिस्सों में जनादेश बटा हुआ था, उसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास था, लेकिन कांग्रेस ने जाकर, और सबसे छोटा कांग्रेस के पास था, कांग्रेस ने उस पार्टी को समर्थन दे दिया जिसने उनको केंद्र की सत्ता से और दिल्ली की सत्ता से, दोनों से बेदखल किया था। तो वो अचानक जनता ने देखा ये तो न विपक्ष बनने के लायक है और न ये तो सत्ता पक्ष की तरफ चला गया। तो कांग्रेस का इस वजह से दिल्ली की राजनीति से पलायन हुआ। अब इस बार कांग्रेस उस गलती को थोड़ा सुधार करती हुई दिख रही है, लेकिन कितना जनता में विश्वास दिला पाएगी ये समझ में आएगा। लेकिन जहां तक अरविंद, अच्छा एक बात बताइए प्रेम कुमार जी, अरविंद केजरीवाल को हम किस रूप में देखें? सेवा के लिए समर्पित राजनेता के तौर पर, जनता के लिए संवेदनशील राजनेता के तौर पर, देश के लिए मर मिटने वाले शख्सियत के तौर पर, या उस भीड़ का ही हिस्सा है अरविंद केजरीवाल भी, जो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा? कुल मिलाकर सत्ता ही ध्येय है जिसके लिए सेवा की महत्ता को गाया जाता है। इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी सफर शुरू जिन साथियों के साथ किया था, इन 11 साल में अधिकांश साथी जो चेहरा हुआ करते थे अन्ना आंदोलन के दौरान, दाएं बाएं हो गए। अरविंद केजरीवाल जो सिद्धांतों की राजनीति की बात करते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी की पूरी जेल काट आए। क्या कहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल ने इतिहास तो रच दिया राजनीतिक सफलताओं के आधार पर खुद को इतिहास पुरुष साबित करने का मौका खो दिया। देखिए, आपका सवाल बहुत मजबूत है और इसका उत्तर आना चाहिए, मैं दे पाता हूं कि नहीं, कोशिश करता हूं। कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आंदोलन से राजनीति शुरू की, तो
उन्होंने समाज को बदलने का और भ्रष्टाचार को मिटाने का एक जन लोकपाल और इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा। जनता ने उनकी सादगी, उनकी राजनीति करने की शैली सबको स्वीकार किया। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी ने की सोच में सत्ता को बनाए रखना। मैं प्रेम जी आपको बीच में रोकता हूं। मेरे साथ में अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को समझने के लिए उनके विचार को जानना भी हम जरूरी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रभावित रही है अरविंद केजरीवाल से। अखिलेश जी, क्या मानते हैं आप अरविंद केजरीवाल को? अगर मूल्यांकन करें उनके सार्वजनिक जीवन का, 11 साल के राजनीतिक जीवन का, कितने सम्मान योग्य लगते हैं आपको अरविंद केजरीवाल? देखिए, हम लोगों का संस्कार है, सम्मान तो हम सबका करते हैं। हम क्यों किसी का अपमान उपहास करें? लेकिन राजनीतिक समीक्षा स्वस्थ मन से, सादगी से, लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए। आपने पूछा आप क्या मानते हैं अरविंद का? हमको लगता है लगभग 2, 3, 4 दशकों का सबसे बड़ा बहुरूपिया पॉलिटिशियन का खिताब पिछले 3 दशक का अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे हैं। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। मोदी जी थोड़े से पीछे हैं, लेकिन बहुरूपिया जो करते हैं इन्हीं दोनों में से कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। क्या क्या बातें कही थी, जस्ट रिवर्स। मोदी जी ने क्या क्या बातें कही, जस्ट रिवर्स। तो बातें आदर्श की, और जब मौका मिला तो वो आदर्श छेने पे सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। दिल्ली में दोनों भाई ने, मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को कितनी तकलीफें दी। आज दिल्ली में सांसों के लिए लोग डूबा रहे हैं। पूरा रिपोर्ट बता रहा है कि कितने पोल्यूटेड एयर है वहाँ पे, पानी नहीं शुद्ध है। जाम की हालत देख लीजिए, जमुना का हालत देख लीजिए, कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए, स्कूल कॉलेजों की हालत देख लीजिए। आप तो किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। अच्छा, एक बात बताइए अखिलेश जी, 2 किस्म के राजनेता हम सार्वजनिक जीवन में देखते हैं। एक जो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर जिन्हें कहा जाता है। दूसरे वो जो संगठक बहुत अच्छा होते हैं, संगठन बहुत अच्छा कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल एक नया राजनीतिक दल बनाते हैं, 10 साल में वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जनसभाओं को संबोधित करते हैं और उनकी पार्टी चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चमत्कारिक जीत हासिल करती है। क्या कहते हैं आप इस पर? जो समाज है, भारतीय समाज, भारत के हम लोग, ये हम कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो बात करता है उस पर तुरंत विश्वास करते हैं, तुरंत उस पर भरोसा रखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जब ये कर रहा है ये जरूर कुछ करेगा, उसमें विश्वास करते हैं। मोदी जी भी आए तो कितनी बातें करते थे, लोगों को लगा यार एक मौका दो ही है। बातें इनकी देखिए कितनी अच्छी, कितने जनोपयोगी, कितने भले की, समाज के भले की, देश की भले की। लेकिन सत्ता पाते ही सिर्फ अपने भले तक रह गए। उसी तरह केजरीवाल जी, बातें कितनी अच्छी तो लोग यकीन करते हैं। बहुत देर बाद बहुरूपिये का असली रूप तब पता लगता है, बहुत दिनों बाद जब वो कभी मुखौटा उतारता है। तो बहुत दिनों बाद बहुरूपिये का स्वरूप सामने निकल कर आता है, ये अखिलेश जी का मानना है। अपनी बात पूरी कर रहे थे प्रेम कुमार जी, एक बार आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए सर्वेश जी के पास आना चाहूंगा। जी जी, तो मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सियासत है वो निश्चित रूप से उन्होंने नए स्तर की तरीके की सियासत शुरू की और जनता ने उसको स्वीकार भी किया, सम्मान भी दिया। पर सत्ता में बने रहना जरूरी है, इस सियासत को बढ़ाने के लिए ये सोच उन्होंने एक तरह से उलट दी। पहले था कि राजनीति करते हुए हम सत्ता हासिल करें और समाज का काम करें। अब इन्होंने कहा सत्ता बचाने रहने के लिए हमें जो कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे वो करेंगे। यहां तक पलट गई है बात। अब देखिए, जो जन सरोकार की राजनीति करे वो शराब बिकवाने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा? वो तो शराब को हतोत्साहित करेगा।
ये जो मूल बात है ना, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सियासत को उल्टी पड़ी है और जवाब देना मुश्किल होता है। भाई ठीक है, डीएम शराब बिकवाता है, शराब राजस्व उससे आता है, लेकिन फिर भी जनता के बीच शराब को अलोकप्रिय माने उनको दूर किया जाए शराब से, ये पॉलिसी होगी पॉलिटिशियन की, ये शराब में डुबोने की पॉलिसी होगी। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए, उसको चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, वहां कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखे। तो समझौता परस्त राजनीतिज्ञ में अपने आप को तब्दील कर ले गए 10 साल में अरविंद केजरीवाल। प्रेम कुमार जी कहीं ना कहीं यहां पर ले जा रहे हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए सर्वेश जी आपके पास आ रहा हूं। जिसको रोल मॉडल माना था वो कई डेंट के साथ है, वे इस चुनाव में है। अरविंद केजरीवाल मंचों से कहते हुए दिखे थे हमें कि अगर जमुना को 5 साल में साफ नहीं कर दिया तो अगले चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। जमुना साफ नहीं हो पाई, ये अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं, पर फिर भी वोट मांग रहे हैं। क्या कहते हो सर्वेश जी? मानसू जी, मैं क्रमवार कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई बीच में, तो खैर मैं नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, तकनीकी वजह से। मैं एक चीज का आपने बड़ा महत्वपूर्ण, अभी प्रेम सर ने भी कहा, जो मैं बार बार अब कहता भी हूं, और शायद देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा झूठ तंत्र है। अगर दिल्ली की शराब नीति गलत होती तो वही शराब नीति पिछले 4-5 सालों से पंजाब में चल रही है, कैसे चल रही होती? पूरा का पूरा ये शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक फर्जी घोटाला था। पूरी वही नीति जो दिल्ली में, जिसे हमने दिल्ली में जो रोल बैक थी, वही पंजाब में है। देखिए दिल्ली में आज भी हम कहते हैं कि हमारी नीति वो अच्छी थी, उससे हमने इससे कालाबाजारी, इससे उगाही, इसमें सब चीजें खत्म करनी थी, और सरकार का जो रेवेन्यू लॉस कम हो रहा था, जिसमें चोरी हो रही थी रेवेन्यू में, उसको रोकने की हमारी पॉलिसी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक षड्यंत्र रचा, और मैं आपको कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से मामला है, जिसमें 500 गवाह हैं, ये पिछले आने वाले 10 सालों तक में, जिसका अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, 10 सालों तक इसमें कुछ नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल की इमेज को, आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट पहुंचाने और इस पार्टी को तोड़ने के लिए रचा गया षड्यंत्र था। अब आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी दिल से भी राजनीति करते हैं, दिमाग से भी राजनीति करते हैं, और उनकी दिल लगी भी है राजनीति में, क्योंकि वो उन्हें निश्चित रूप से वो जान भी गए हैं कि अगर इस देश को बदलना है तो राजनीति को बदलना पड़ेगा, और यही उनका शुरुआत का भी फॉर्मूला रहेगा। हम निश्चित तौर पे जब राजनीति को बदलने के लिए आएंगे तो आगे वो लोग भी आएंगे कि जो हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपके चाचा, आपके पार्टी के शीर्ष के ऊपर सभी नेताओं को जेल में डाल देंगे। और निश्चित रूप से ये भी है कि रणनीतियों को बदलना पड़ेगा, हमें हर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फैसले लेने पड़ेंगे। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं, आम आदमी पार्टी भी सौभाग्यशाली है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास एक्टिविज्म का अनुभव नहीं होता, अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास ब्यूरोक्रेसी का अनुभव नहीं होता, अगर समाज के साथ बैठने उठने और उनको समझने का सरोकार नहीं होता, तो आज निश्चित तौर पे देश में जिस तरीके की तानाशाही वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इससे वो लड़ नहीं पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ अच्छा, आप ये कहिए संयोग कहिए, ईश्वरीय आशीर्वाद कहिए, ये चीज अच्छी हुई कि उनका जीवन काल ही जो शुरुआत से हुआ कि एक टेक्नोक्रेट, एक ब्यूरोक्रेट, उसके बाद एक सामाजिक सरोकारों में आना, उसके बाद एक इतने बड़े अन्ना जी के मंच पे आना, उसके बाद राजनीति में आना। इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति वाले लोगों से लड़ पा रहे। नहीं तो आप अरे एक बताओ सर्वेश जी, लड़ते लड़ते कितना थक गए हैं अरविंद केजरीवाल? थकान ज्यादा हो गई क्या? क्योंकि जिन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए राजनीति करनी चाहिए, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, आम आदमी के नाम पर ही अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन किया, वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर पर 4 लाख की मसाज चेयर लेने के लिए मजबूर हो गए। कितना थक गए अरविंद केजरीवाल, जो 4 लाख की मसाज चेयर उन्हें लेनी पड़ी। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो उस घर को भी उन्होंने छोड़ दिया, और मैं तो कहता भी हूं कि अगर बात उससे दिक्कत है तो मोदी जी भी अपने घर को छोड़ दें। एक जो राजमहल बना रखा, देखिए उनका उस घर से कोई मोह नहीं है, इसलिए हमने चंद वो घर छोड़ दिया। और आपने बात दूसरी की, थक गए हैं। देखिए हमारा लक्ष्य वाकई बड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है,
और लक्ष्य इसलिए बड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर अपना जीवन समर्पित कर दिया, अगर सब कुछ छोड़ के अगर भारतीय राजनीति में बदलाव के लिए आए, तो उनको आज हम पंजाब तक गए हैं, कल को हमें गुजरात में भी आना है, क्योंकि गुजरात में जिस फर्जी मॉडल को दिखा के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को मूर्ख बनाई, अब उस फर्जी मॉडल को गड्ढे में डाल दिया। एक बार बताओ सर, ये आखिरी टिप्पणी चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहते? देखो, उन्होंने कहा था ना कि अगर 2025 तक मैंने जमुना को साफ नहीं किया तो वोट नहीं मांगूंगा, पर हम तो देख रहे हैं जमुना साफ हुई नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि हाँ जमुना साफ नहीं हुई, पर अरविंद केजरीवाल तो वोट मांग रहे हैं। पक्ष को एक ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल ही वो एक ऐसे नेता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि काम नहीं हुआ तो सीधा कहते हुए हमने वादा किया कि काम करेंगे, नहीं हुआ तो पब्लिकली खुल के आगे बोल रहे हैं कि ये काम नहीं किया और हमने करेंगे, और ये परिस्थितियां थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। कोरोना के पूरे काल में कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद हमारी पूरी पार्टी को आपने जेल में डाल दिया, आपने पूरे वो दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बिल लेकर आ गए, पूरे हमारे अधिकारियों को आपने, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आपने ले लिया। नरेंद्र मोदी से लड़ना, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नेहरू जी का काल है, तो फिर ये सब जानते होंगे कि नेहरू जी का काल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का समय है। ये नरेंद्र मोदी के समय में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही लड़ सकते हैं, इस बात को सबको तय रखना पड़ेगा। तो इस बात को सबको तय करना पड़ेगा और तय रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की शख्सियत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उभर कर आती है वो है उनकी जुझारू वृत्ति। परिस्थितियों के सामने हार ना मानने की अरविंद केजरीवाल की जो शख्सियत का सबसे बड़ा पहलू है वो उनकी सफलता का मूल कारण है। सिद्धांतों के स्थान पर अरविंद केजरीवाल परिस्थितियों के अनुसार भी निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ये भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का अतीत सफलताओं का एक लंबा इतिहास हमें दिखाता है, पर क्या अरविंद केजरीवाल अपने इन्हीं तौर तरीकों से आने वाले समय में भी सफलता की कुछ नई कहानियां रच पाएंगे? ये सवाल है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर अरविंद केजरीवाल की शख्सियत पर केंद्रित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। पर हमारा कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी अजय जी ने जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की शख्सियत पर तैयार की है उसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे दे दीजिए याद, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सलाम। केजरीवाल सरकार गिरने के बाद दिल्ली में लगभग 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस दौर में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पॉलिटिकल रूप से बेहद मजबूत किया। पहली पारी के छोटे से कार्यकाल के फैसलों ने आम लोगों में उनकी पैठ मजबूत कर दी। करीब 1 साल बाद फरवरी 2015 में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो आपने दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर विजय हासिल की। बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आईं और कांग्रेस शून्य हो गई। केजरीवाल 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद के पास बहुमत खोने का भय नहीं था, इसलिए दिल खोलकर काम किया। केजरीवाल अपने नए नारे वे परेशान करते रहे और हम काम करते रहे के साथ अपना सियासी ग्राफ बढ़ाते रहे। इसके चलते 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने फिर उन पर भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीतकर फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गई और अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली और कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुला। अपने करिश्माई नेतृत्व से अरविंद केजरीवाल ने कई अन्य राज्यों में भी आप को ताकतवर बनाया। पंजाब में तो पार्टी ने सरकार बना ली। इन उपलब्धियों के साथ निरंकुशता और सत्ता का मत भी मिल गया। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सिपह सालार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे कई दिग्गज नेता जेल पहुंच गए। खुद केजरीवाल को भी सीएम रहते हुए जेल जाना पड़ा। इस सियासी लड़ाई में कानूनी दांवपेच उलझते गए और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। उन्होंने पार्टी की यंग फेस आतिशी को सत्ता की कमान सौंप दी और खुद आप को और मजबूत करने में जुट गए ताकि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा के चुनाव में आप फिर सत्तारूढ़ हो सके। सिर्फ 12 साल के सियासी सफर में अरविंद केजरीवाल ने खुद को करिश्माई लीडर साबित कर दिया। केंद्र सरकार, मजबूत बीजेपी, दमदारी का दावा करती रही कांग्रेस, कानूनी दावपेच से लैस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सत्ता के स्वाद से वाकिफ हो चुके केजरीवाल के सहयोगी उनके लिए बड़ी चुनौती होंगे। ऐसे में केजरीवाल के पूर्व मित्र कुमार विश्वास की लाइनें उनकी शख्सियत पर बहुत मुफीद बैठती हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना।
वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता है। स्पेशल डेस्क, INS 24/7।